में हम देखते हैं कि रोड पर एक हिरन मरा पड़ा था जिसका एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया था। शुरू में ऐसा लगा कि वो मर गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हिरन अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है और उठकर खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों से वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बहुत बड़ी फर्म का मैनेजर होता है। कुछ अर्सा पहले ही उसकी डाइवोर्स हो चुकी थी। की वजह से वो अपनी छोटी बेटी का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाता था। नेक्स्ट डे उसकी बेटी का बर्थडे था कि बेटी इस बात पर जिद करती है कि वो अपनी मदर से मिलना चाहती है और वो अपने फादर को उसको बुसान ले जाने के लिए कहती है और दोनों बाप बेटी एक ट्रेन पकड़कर बुसान के लिए निकल पड़ते हैं। उस ट्रेन में और भी बहुत ज्यादा लोग थे, जिनमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सेंगवा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ संगजियोन भी थी। इसके अलावा एक हाई स्कूल के बहुत सारे बच्चे थे। ट्रेन का डोर ओपन होता है कि तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसके पाँव पर किसी के काटने का निशान था और देखते ही देखते वो लड़की एक ज़ॉम्बी में चेंज हो जाती है और ज़ॉम्बी बनते ही वो लड़की ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है। उसके काटते ही वो अटेंडेंट भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और ऐसा होते ही यह वायरस बहुत तेजी से फैलने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसकी लपेट में आ जाते हैं। ट्रेन के बहुत सारे पैसेंजर्स उस बॉक्स को छोड़कर दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं। वहाँ पर ये ज़ॉम्बी इन्फेक्शन अब तक नहीं आया था। उसमें बताया जाता है कि ये वायरस न सिर्फ ट्रेन में बल्कि पूरी कंट्री में फैल चुका है और सब लोग इसकी लपेट में आ चुके हैं। जब ये ट्रेन रुकती है तो सभी पैसेंजर निकलकर वहाँ से भागने लगते हैं। बाहर निकलकर वो देखते हैं कि यहाँ तो ये ज़ॉम्बी इन्फेक्शन पूरी तरह फैला हुआ है, जिसकी वजह से वो वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। ट्रेन में भागने की भगदड़ में वो अलग अलग डब्बों में घुस जाते हैं। ट्रेन का ड्राइवर उस ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने का सोचता है क्योंकि उसे खबर मिली थी कि कुछ शहरों में बुसान भी एक शहर है जहाँ ये वायरस अब तक नहीं आया था। सीकू, सेंगवा और यंगुक ट्रेन में रास्ते ढूंढते हुए ट्रेन के अगले वाले डब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में उन्हें बहुत सारे लोगों से बचकर वहां निकलना पड़ता है। अगले डब्बे में और भी बहुत सारे लोग थे जो कि सेफ बैठे हुए थे। इसी तरह वो कोशिश कर उस सेफ डब्बे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एक सेल्फिश पैसेंजर उन्हें वहां अंदर आने नहीं देता क्योंकि उसे लग रहा था कि ये 6 लोग भी उस इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं। वो लोगों को भड़काता है और सभी लोग उसको अंदर आने नहीं देते। इस फाइट के दौरान सेंगवा और एंगेल अपने आप को उन ज़ॉम्बीज के आगे सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि इस दौरान उन चारों को मौका मिल सके और वो सेफली दूसरे बॉक्स में चले जाएं। अंदर जाने के बाद सीओओ उन चारों लोगों को उस चैम्बर में आइसोलेट करता है ताकि अगर वो इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हों तो बाकी लोग उस इन्फेक्शन से बच सकें। एक पैसेंजर बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि उसकी बहन एंगेल एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो जानबूझकर उस बॉक्स को खोल देती है जहां इन्फेक्टेड लोग मौजूद थे और बस ऐसा होते ही वहां तबाही मच जाती है। वो सारे ज़ॉम्बीज उस चैम्बर में आ जाते हैं और बचे हुए बहुत सारे लोगों को मार देते हैं और बचते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें चैम्बर में आइसोलेट किया गया था और वो थे सीकवू, स्वान और सियोंग। इसके अलावा सीओओ और एक ट्रेन अटेंडेंट अपने आप को बाथरूम में बंद करके अपनी जान बचा लेते हैं। फिर देखते हैं कि उस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक था क्योंकि उसकी पटरियां चेंज थी और जैसे ही वो ट्रेन रुकती है तो बचे हुए पैसेंजर्स किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में बाहर निकलते हैं और इसी चक्कर में वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और सीओओ फिर से एक दफा सेल्फिशनेस का मुजाहिरा करता है और वो ट्रेन अटेंडेंट को उन ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का देकर खुद की जान बचाता है। वैसे तो वो बच गया था, लेकिन उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन गया था और वो उन बचे हुए लोगों पर अटैक कर देता है। सीकवू वहाँ उससे फाइट करता है लेकिन वो उसे काट लेता है। यहाँ वो समझ जाता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है तो अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये सोचकर वो अपनी बेटी और सियोंग को इंजन वाले रूम में बंद करता है और जाने से पहले वो अपनी बेटी से अपनी लाइफ के लास्ट वर्ड कहता है क्योंकि अब उसने ज़ॉम्बी बन जाना था। तो वो जैसे ही ज़ॉम्बी बनता है वो ट्रेन से कूद जाता है और यहाँ वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और सीकवू मरते हुए भी उन मोमेंट्स को याद करता है जब उसकी बेटी बहुत छोटी थी और उसने उसे अपने हाथों में उठाया था। और अब ट्रेन फाइनली बुसान पहुंच जाती है और 2 लोग स्वान और सियोंग वहाँ उतरते हैं और यही दोनों बस सर्वाइव कर चुके थे। वो आगे जाते हैं तो वहाँ पर कुछ सोल्जर्स थे जो कि ज़ॉम्बीज से डिफेंड कर रहे थे और उन दोनों को देखकर वो समझते हैं कि ये भी ज़ॉम्बीज हैं और वो उन दोनों को शूट करने ही वाले होते हैं। तभी उन्हें स्वांग के सॉन्ग की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाते हैं कि ये कोई ज़ॉम्बीज नहीं है। स्वान वही सॉन्ग गा रही थी जो हमेशा से वो अपने फादर के लिए गाया करती थी, लेकिन आज वो अपने फादर की डेथ के बाद वो गाना गा रही थी। मूवी का पार्ट 1 यहाँ एंड हो जाता है। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि कोरियन पेनिनसुला में वो वायरस पूरी तरह आउटब्रेक हो चुका था और हम वहाँ कैप्टन जंग सियोक को देखते हैं जो अपनी सिस्टर और फैमिली को एक शिप की तरफ ले जा रहा था और वो शिप उन्हें कोरिया से बाहर ले जाने वाला था। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो
जो उनसे मदद मांग रहा था और उसके साथ उसकी वाइफ और 2 बेटियां भी थी। जॉन सियोक देखता है कि उस आदमी पर बहुत ज्यादा खून लगा है और उसे लगता है कि उस आदमी को भी बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज ने काट लिया है। ये सोचकर वो उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने लगता है, पर वो औरत उसे कहती है कि तुम कम से कम मेरी एक बेटी को ही ले जाओ, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से निकल पड़ता है। वो शिप पर पहुंच जाते हैं और शिप कोरिया से निकल जाती है। उस शिप को जापान जाना था। जॉन सियोक को पता चलता है कि शिप जापान के बजाय हांगकांग जा रही है, तो वो कैप्टन से बात करने जाता है और उसके जाते ही वहाँ पर एक इन्फेक्टेड पर्सन ज़ॉम्बी में बदल जाता है। उस ज़ॉम्बी को देखकर पूरी शिप में हलचल मच जाती है और जन सियोक के ब्रदर इन लॉ चिलमिन, जो कि उस शिप में लाइन में खड़े थे, उन्हें भी ये सब कुछ पता चल जाता है। उसकी सिस्टर और उसका नेफ्यू भी उसी कैबिन में था। वो ज़ॉम्बी उसे कैबिन के बाहर ही मिल जाता है और जंग सियोक उसे शूट कर देता है। वो कैबिन में देखता है तो सब लोग वहाँ इन्फेक्टेड हो चुके थे और उन इन्फेक्टेड लोगों में उसका नेफ्यू भी था और उसकी सिस्टर उसे पकड़कर बैठी हुई थी और वो सब इन्फेक्टेड लोग किसी भी वक्त ज़ॉम्बी में बदल सकते थे। और वो यही सोचकर अपनी सिस्टर को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन वो अपने बेटे को अकेला छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। अभी थोड़ी देर में सभी लोग वहाँ ज़ॉम्बी बन जाते हैं और उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। जॉन सियोक उनको मारने की कोशिश करता है और वो देखता है कि उसका इन्फेक्टेड नेफ्यू अपनी मदर को काट रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था कि तभी वहाँ पर चिलमिन भी आ जाता है। कैबिन का दरवाजा बंद करके उसे बाहर ही रोक देता है। कैबिन के सारे लोग उसकी सिस्टर को खा रहे थे और वो फिर भी कुछ नहीं कर पाता। फिर हमें पता चलता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये 4 साल पहले हुआ था। उस शिप पर कुछ इन्फेक्टेड लोग थे और ये लास्ट शिप थी जो हांगकांग गई थी। फिर हमें 4 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें जॉन सियोक और चिलमिन दिखाए जाते हैं, जो अब हांगकांग में ही रह रहे थे। हांगकांग के लोकल लोग उन लोगों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो रेफ्यूजीज थे। एक दिन कुछ गैंग मेंबर्स उनके पास आते हैं और उन्हें अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं और उनका बॉस उनको एक जॉब ऑफर करता है। उन लोगों को 4 लोगों की टीम बनाकर दोबारा से कोरिया यानी पेनिनसुला जाना था कि अभी भी क्वारंटीन है और ज़ॉम्बी से भरा हुआ है। उनका टारगेट था कि उन्होंने कोरिया से एक फूड ट्रक बाहर निकालना था जिसमें कम से कम $20 मिलियन थे और शर्त ये रखी गई थी कि काम पूरा होने के बाद उन मेंबर्स को भी 2.5 मिलियन मिलेंगे और इसके साथ ही वो उन्हें ज़ॉम्बीज से बचने की कुछ इंस्ट्रक्शंस भी बताता है कि ज़ॉम्बीज को रात में नजर नहीं आता और वो रात में आवाज का सहारा लेते हैं, तो वो उन्हें रात में ही काम करने का कहता है। उन्हें 2 सैटेलाइट फोन्स देकर शिप के थ्रू उनकी लोकेशन पर पहुंचा दिया जाता है और जब वो अपना मिशन कंप्लीट कर लें तो वो वापसी में इन फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो ट्रक खड़ा हुआ था। जॉन सियोक उस ट्रक के पास जाकर उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो ट्रक उन लोगों का नहीं है। सारा होता है तो उसे किसी की आवाज आती है। एक बिल्डिंग गिरी हुई है और उसमें ज़ॉम्बीज भरे हुए थे और वो बिल्डिंग थी भी ग्लास की और उनका कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। जॉन सियोक फिर से आके गाड़ी में बैठ जाता है और वो फिर से अपना ट्रक ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें एक और ट्रक नजर आता है और इस बार जॉन सियोक अकेला नहीं जाता, उसके साथ चिलमिन और उनका एक और पार्टनर भी जाता है। वहाँ पर वो लोग अकेले नहीं थे, कोई और भी था जो मुसलसल उन पर नजर रखे हुए था। वो ट्रक को खोलकर देखते हैं तो वो पूरा पैसों से भरा होता है। उनका ट्रक तो मिल जाता है और अब वहाँ से निकलने का टाइम आ गया था। तो वो देखते हैं कि उस ट्रक का ड्राइवर भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। उन्हें लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन वो उनकी गलत फहमी थी। जैसे ही चिलमिन ट्रक के अंदर जाता है तो वो ज़ॉम्बी जिंदा हो जाता है। उसका हाथ ट्रक के हॉर्न पर लग जाता है और पूरे एरिया में हॉर्न की आवाज फैल जाती है। ये आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज अलर्ट होकर उनकी तरफ आ जाते हैं और ये स्लो ज़ॉम्बीज नहीं थे बल्कि अल्ट्रा फास्ट ज़ॉम्बीज थे। जॉन सियोक जल्दी से उस ड्राइवर को मार देता है और उनका एक साथी उस ट्रक को स्टार्ट करता है। जॉन सियोक बाकी सब ज़ॉम्बीज को भी मारने लगता है, लेकिन वो तादाद में बहुत ज्यादा थे। चिलमिन अपने ट्रक स्टार्ट करता है और तभी जॉन सियोक भी उसमें बैठ जाता है और वो ट्रक को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। और अब बारी थी वो सैटेलाइट फोन यूज करने की, लेकिन इससे पहले कि वो उसे यूज कर पाते कोई बहुत सारी फ्लेयर्स उनके सामने फेंक देता है। उनके लिए एक ट्रैप था ताकि लाइट पैदा होने की वजह से ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ सकें। ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो जल्दबाजी में अपनी गाड़ियां भगाने लगते हैं। तभी उनकी कार क्रैश हो जाती है और उनका ट्रक भी उससे टकरा जाता है। जियोंग सीधा ट्रक से बाहर जाके गिरता है। ये लगता है कि उसके सारे साथी मर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। चिलमिन जल्दी से ट्रक के पीछे घुस गया था और उसका ड्राइवर भी अभी जिंदा था। जॉन सियोक के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उन सबको चेक करे और ज़ॉम्बीज ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। तो उनसे मुकाबला करते करते वो हार मान लेता है कि तभी एक कार आकर उसके पास रुकती है और उस कार को एक लड़की जून ड्राइव कर रही थी। उसके साथ उसकी छोटी बहन भी बैठी हुई थी। वो जॉन सियोक को वहाँ बिठाकर वहाँ से निकलते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज चारों तरफ फैले हुए थे। लेकिन जॉन बड़ी मुश्किल से उस कार को वहाँ से बचाकर निकलती है और वो कार को एक ब्रेक
के नीचे पार्क कर देती है क्योंकि सामने ज़ॉम्बीज का एक बहुत बड़ा झुंड था। और अब यहाँ पर जून की छोटी सिस्टर यूजिंग यहाँ पर काफी समझदारी का मुजाहिरा करती है। वो अपनी रिमोट कंट्रोल कार निकालती है जिस पर उसने काफी हैवी टेक्नोलॉजी लगाई हुई थी। वो ज़ॉम्बीज का ध्यान बटाती है और वहाँ से वो लोग सही सलामत निकल जाते हैं। फिर वो उन्हें अपने घर ले जाते हैं जहाँ पर उसके मदर और फादर थे और ये वही हस्बैंड वाइफ थे जिन्हें 4 साल पहले जियोन सोक इग्नोर करके निकल गया था। और उसके हाथ में जो छोटी बच्ची थी वो यूजिन थी। जिस तरह उसने इनकार किया था उसकी जान बचाने से, आज उन्होंने ही उसकी जान बचाई। दूसरी तरफ उनके ट्रक के पास एक पूरा गैंग पहुंच जाता है और इस ट्रक का नाम यूनिट 631 था और इसका लीडर था फर्स्ट क्लास होंग। वो देखता है कि ट्रक ड्राइवर अभी भी जिंदा है लेकिन उसकी जान बचाने के बजाय वो उसे मार डालता है। ये वही गैंग था जिसने इनके सामने फ्लेयर्स फेंकी थी इनको फंसाने के लिए। वो उस ट्रक को वहां से ले चलते हैं ये सोचकर कि वो फूड से भरा हुआ होगा। दूसरी तरफ जियोंश देखता है कि जॉन के फादर किसी से फ़ोन पर बात करने की कोशिश कर रहे थे और उसे यकीन था कि जेन उसे यहाँ से बाहर निकाल लेगी। लेकिन बैड न्यूज़ ये थी मिलिट्री ऑपरेशन 4 साल पहले ही बंद हो चुके थे और उन तीनों को भी ये बात पता थी कि उन्हें यहाँ से निकालने के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि जियोंज हांगकांग से है तो वो हैरान हो जाते हैं कि 4 साल में उन्हें कोई बचाने नहीं आया, लेकिन पैसों के लिए 1 मिनट में ये सब यहाँ आ गए। जॉन की मदर उससे पूछती है कि उसके बाकी साथियों का क्या हुआ तो वो कहता है कि वो सब मारे गए। जब वो ट्रक खोलते हैं तो चुलमिन भी उन्हें वहाँ मिल जाता है। वो उसे पकड़ लेते हैं और किसी गेम के लिए ले जाते हैं और जब वो बैग खोलता है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। वो सीधा कैप्टन सीईओ के पास जाता है। वो जाकर उसे सारा इंसिडेंट बता देता है। वो जाकर ट्रक को चेक करता है तो उसे बहुत सारे कैश के साथ सैटेलाइट फ़ोन भी मिलते हैं। वो उस फ़ोन को ऑन करता है तो उस पर कॉल आती है तो उसे पता चलता है कि ये ट्रक किसी ऑपरेशन का पार्ट है। उसे पता चलता है कि इस ट्रक को वापस लाने वाले को पैसे भी मिलेंगे और उसे कोरिया से बाहर भी निकाला जाएगा। और ये सुनते ही वो खुद ट्रक को बोर्ड पर ले जाने की तैयारी करता है और इस बात को वो सीक्रेट रखता है। दूसरी तरफ चुलमिन को बाकी स्लेव के साथ रखा जाता है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा होते हैं। ये एक गेम शो था जहाँ पर ज़ॉम्बीज और इंसानों ने एक दूसरे के आमने सामने आना था और सारी ऑडियंस ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। पहला राउंड कुछ ही लोग सरवाइव कर पाते हैं और उनमें चुलमिन भी शामिल होता है। उधर जियोंज और वो लोग ये बात डिसाइड करते हैं कि वो मिलिट्री कंपाउंड में ज़रूर जाएंगे और उस ट्रक में से वो सैटेलाइट फ़ोन लेने जाएंगे और पेनिनसुला से बाहर निकल जाएंगे। वो डिसाइड करते हैं कि वो रात को यहाँ से निकलेंगे ताकि यहाँ से निकलने में उन्हें कोई मुश्किल पेश ना आए। और जियोंज को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि 4 साल पहले उसने उस फैमिली की हेल्प नहीं की थी और जाकर वो ये बात जून की मदर को बताता है जिस पर वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होती। वो कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी तरफ कैप्टन सीईओ और उसका एक साथी भी किसी की नज़र में आए बगैर वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। रात होती है तो जियोंज और बाकी लोग कार में बैठकर वहाँ से निकलते हैं, लेकिन वो लोग मिलिट्री कंपाउंड में नहीं जाते और जून की मदर कार को थोड़ा दूर ही रोक देती है और वहाँ से सिर्फ मिनजोंग और जियोंज ही ट्रक को चेक करने जाते हैं। उन्हें वो ट्रक भी मिल जाता है और ढूंढने पर सैटेलाइट फ़ोन भी मिल जाता है, लेकिन अफसोस कि वो फ़ोन टूट गया था। इतनी देर में सीईओ का पार्टनर भी वहाँ आता है और उसे गन पॉइंट करके सारी बातें उससे गुलवा लेता है। ये वो और कैप्टन सीईओ दोनों ही वहाँ से निकलना चाहते हैं और सीईओ को इस ऑपरेशन के बारे में इस सैटेलाइट फ़ोन से पता चला है। ये सुनते ही जियोन समझ जाता है कि उन्हें चुलमिन का फ़ोन मिला है और वो ये भी बताता है कि हमें उस ट्रक में से एक आदमी भी मिला था जो अब उस गेम का पार्ट है। ये सुनते ही जियोंज उसे बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। उसके जाते ही कैप्टन सीईओ भी वहाँ आ जाता है। वो बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो फायरिंग स्टार्ट कर देता है। गाड़ी स्टार्ट करके उसे ठोक देती है। उसकी पॉकेट से वो सैटेलाइट फ़ोन भी निकाल लेती है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। बिल्कुल ठीक वक्त पर जियोंज उस शो गेम में पहुंच देता है और चुलमिन को बचा लेता है। वो दोनों ज़ॉम्बीज़ और गैंग मेंबर से बचकर वहां से बाहर निकलते हैं। एक ज़ॉम्बी जियोंज को पकड़ लेता है और अब चुलमिन के पास 2 रास्ते थे। वो अपनी जान बचाकर वो वहां से भाग जाता या वो गन के जरिए जियोंज को बचा सकता था और वो गन से उस ज़ॉम्बी को उड़ाकर जियोंज को बचा लेता है। इस गेम का लीडर सार्जेंट उसे पीछे से शूट कर देता है। उसे मरा हुआ देखकर जियोंज काफी शॉक्ड हो जाता है। वो बहुत दुखी था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी तो सारी फैमिली ही अब खत्म हो चुकी है। वो सार्जेंट उसे भी शूट करने वाला था, तभी मिनजुंग वो ट्रक लेकर वहां पहुंच जाती है और जियोंज को ट्रक में बैठने का कहती है। उनके ट्रक को भी ज़ॉम्बीज़ ने चारों तरफ से घेरा हुआ था और शीशा टूटने की वजह से वो अंदर भी आ रहे थे और तभी उन्हें एक लाइट नजर आती है और वो कोई और नहीं जून थी, जो अपनी कार की लाइट से उन ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे लगा लेती है। बड़ी समझदारी से वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पीछे पूरा गैंग पड़ा हुआ था।
जो उन लोगों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कुछ गाड़ियों को तो जॉन ही साइड पे लगा देती है, लेकिन उसको उसके मुकाबले का एक ड्राइवर मिलता है। वो ड्राइविंग में जॉन की तरह ही स्किल्ड था, लेकिन जॉन उससे ज्यादा समझदार थी। वो बड़ी समझदारी से उससे भी पीछा छुड़वा लेती है। वो गैंग मेंबर डोंग अपनी दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल करता है। वो अपनी कार पर लगी हुई बड़ी हेडलाइट्स ऑन कर देता है, फिर से वो ज़ॉम्बीज़ उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। जॉन बड़ी समझदारी से अपना रास्ता क्लियर करती है और जॉर्ज उनको शूट करता है। उनका ट्रक ज़ॉम्बीज़ से बच जाता है इस तरह, और पिछली सारी गाड़ियाँ ज़ॉम्बीज़ के घेराव में आ जाती हैं। सी पोर्ट पर पहुंचकर वो देखते हैं कि शिप उनके लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था, और वो लोग बहुत खुश थे कि तभी एक कार उनकी कार को टक्कर मारती है। और मिंजन देखती है तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उस कार में उसकी पूरी फैमिली थी और टक्कर मारने वाला और कोई नहीं, कैप्टन सीओ था। वो जून को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है और उनके सारे हथियार नीचे रखवा देता है। अब वो जितना पागल था, वो जून को कभी भी मार सकता था। अब यहाँ पर वो छोटी बच्ची फिर से समझदारी का मुजाहरा करती है और अपनी कार से उसका ध्यान भटाती है और जून आज़ाद हो जाती है। लेकिन सीओ उस बच्ची को देख लेता है और वो उसको शूट करता है, लेकिन तभी उस गैंग का एक आदमी सामने आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। मिंजुन बंदूक उठाती है, लेकिन इससे पहले ही सीओ उसके पाँव पे शूट कर देता है और ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से जाने का टिकट भी उसके पास मौजूद था और एक बार वो लोग फिर से पेनिनसुला में फंस जाते हैं। वो ट्रक लेकर शिप पर पहुँच जाता है तो वो लोग चेक करते हैं कि शिप में कैश है या नहीं। अपना ट्रक एज इट इज़ रिसीव करने पर भी वो अपना वादा पूरा नहीं करते और सीओ को शूट कर देते हैं। लेकिन अभी भी सीओ जिंदा था। वो ट्रक को रिवर्स करके शिप से बाहर ले जाता है और दरवाज़ा खुलते ही सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आने लगते हैं। सीओ खुद भी डूबता है और उन लोगों को भी साथ लेकर डूबता है, लेकिन ये सब कुछ जियोंज और वो बाकी फैमिली भी देख रही थी। जब कैप्टन सीओ यूजिन को शूट कर रहा था, जिसने उसकी जान बचाई थी वो कोई और नहीं बल्कि उसके फादर ही थे, और वो मर जाता है। उसके मरते ही एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर वहां से गुजरता है और वो सब सिग्नल करके उसे रोक लेते हैं। ज़ॉम्बीज़ भी उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मिंजन भाग नहीं सकती थी। और इस बार जियोंग प्रॉमिस करता है कि वो इस बार उनकी बेटियों की हेल्प ज़रूर करेगा। जियोंग उसकी दोनों बेटियों को उस हेलीकॉप्टर की तरफ लेके जाता है और पीछे से वो उन ज़ॉम्बीज़ को रोकती है। एक ट्रक में बैठकर उसका हॉर्न बजाती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर के पास पहुंचकर देखते हैं तो उनकी मदद करने वाला कोई और नहीं, कैप्टन जेन थी, जिनका उनके फादर ने उसके सामने जिक्र भी किया था। जॉन उन्हें कहती है कि वो उसकी मदर की हेल्प करे, लेकिन वो सोल्जर्स इस काम के लिए मना कर देते हैं। क्योंकि सारी सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुकी थी। तभी जॉन गन निकालकर उन्हें गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि वो अपनी मदर के बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। और तभी वो देखती है कि उसकी मदर सुसाइड करने ही वाली है और वो ये देखकर पागल हो जाती है। और जियोंग कहता है कि तुम्हारी मदर बिल्कुल सही कर रही है और यही उन सबके लिए बेहतर है। वो दोनों काफ़ी रो रही थी और जियोंग उन्हें देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपनी बहन को मरते हुए देखा था। लेकिन इस बार वो उसे बचाने जाता है और उसे देखकर मिंजुंग भी अपना डिसीजन बदल देती है, क्योंकि अब जीने की उम्मीद उसे भी नज़र आ रही थी। और वो बैक फायर करती है और इतनी देर में जियोंग उन ज़ॉम्बीज़ पर फायर करता है ताकि वो चॉपर तक पहुंच सके। और फाइनली उनकी मदर बच जाती है और वो चारों सही सलामत उस चॉपर तक पहुंच जाते हैं और सही सलामत पेनिनसुला से निकल जाते हैं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।